अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। क्या हाल चाल है आप सबके, खैरियत से हो, खुश हो। कितने बच्चों ने क्वेश्चंस ट्राई किए थे? मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे ना ट्राई करने के लिए, तो आप में से कितने बच्चों ने ट्राई किए थे? चलें, गुड। चलो भाई, जो कल वाली बातें याद है ना, कि मैंने आपको कैसे बताया था कि मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो मुझे आपने रोक के बताना है कि सर ये वाली चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दें। सारी सेम वैसी बातें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल एमसीक्यू नंबर 77 से। एमसीक्यू 77 से हम ऐसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। equity will dash as a result of decrease in assets और change in liability। क्या होती है? एसेट्स डिक्रीज होने से इक्विटी पे क्या इम्पैक्ट होगा? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो मैंने आपको बताया हुआ है, एसेट्स और इक्विटी। इक्विटी की नेचर होती है क्रेडिट और एसेट की नेचर होती है डेबिट। तो दो मुतजाद, जो दो डिफरेंट नेचर के अकाउंट्स में आपस में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर एसेट्स में इंक्रीज आएगा तो ऑब्वियसली इक्विटी में भी क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। और इक्विटी और लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी की नेचर भी क्रेडिट और इक्विटी की नेचर भी क्रेडिट। और दो एक जैसी नेचर के आइटम्स में इनवर्स रिलेशन होता है। इसलिए अगर लाइब सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ना उन्होंने लिखा डिक्रीज इन एसेट्स। डिक्रीज इन एसेट्स का मतलब ये है, डिक्रीज इन एसेट्स का मतलब ये है कि एसेट्स में अगर कमी आएगी तो इक्विटी में भी क्या आएगी? डायरेक्ट रिलेशन है, कमी आएगी, माइनस होगा। और लाइबिलिटी में अगर इंक्रीज आएगा तो इक्विटी का रिलेशन जो है वो लाइबिलिटी के साथ इन्वर्स है, तो इक्विटी में कमी आएगी। तो इक्विटी विल, एसेट इंक्रीज करने से या लाइबिलिटी इंक्रीज करने से इक्विटी क्या होगा? इक्विटी विल डिक्रीज, इक्विटी विल डिक्रीज, डिक्रीज। इक्विटी कम हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटी।
Equity will dash as a result of increase in assets or decrease in liability. इंक्रीज इन एसेट्स, बस ये बता दो, इंक्रीज इन एसेट्स की वजह से एक्विटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एसेट्स और एक्विटी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो सिर्फ एसेट का पता चलने से पता चल जाता है कि अगर एसेट्स में इंक्रीज आया तो एक्विटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एसेट्स विल डैश एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी और एसेट का आपस में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। इनवर्स क्यों, लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, एसेट की डेबिट। तो अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो एसेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी तरह एक्विटी और एसेट में भी इनवर्स रिलेशन है। अगर एक्विटी बढ़ेगी तो एसेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी सॉरी, गलत बताया, डायरेक्ट है भाई, डायरेक्ट है। दो ऑपोजिट में डायरेक्ट होता है, दो ऑपोजिट नेचर ऑफ अकाउंट्स में डायरेक्ट होता है, सिमिलर नेचर में इनडायरेक्ट होता है। एक्विटी और लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, एसेट की नेचर डेबिट है। एक्विटी बढ़ेगी तो एसेट बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो एसेट्स भी बढ़ेंगे। तो एक्विटी विल, एसेट्स विल इंक्रीज, एसेट्स विल इंक्रीज। ए 79, सॉरी वो मैंने पहले गलत लिखा था। इक्विटी और एसेट्स का, लायबिलिटी और एसेट्स का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। Which two of the following transactions will affect the assets and liabilities of the business at the same time? कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटी को सेम टाइम पे इम्पैक्ट करेंगे? परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ये आंसर है। फर्नीचर एसेट आपके पास ज्यादा हो गया और आपके पास जो अदर पेएबल थे, जो आपकी लाइबिलिटी थी, वो भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो पहली तो ए है। सी है क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेंट्री। क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेंट्री से क्या होगा, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पता ना किसे कहते हैं, गुड्स को इन्वेंट्री भी कहते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स से क्या हो गए, परचेज एक्सपेंस आपका ज्यादा होगा और आपके ट्रेड पेएबल भी ऑब्वियस, सॉरी सेल है, सेल है, सेल, सेल सॉरी, क्रेडिट सेल है। आपके सेल इंक्रीज होगी और आपके ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज होंगे। एसेट में तो इंक्रीज आ रहा है मगर लाइबिलिटी में इम्पैक्ट नहीं आ रहा, इसका सेल का इम्पैक्ट तो इनकम पे पड़ता है, इसलिए बी ऑप्शन तो नहीं हो सकती। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर, इससे क्या होता है, रिसीवेबल कम होता है, कैश ज्यादा होता है। रिसीवेबल एक एसेट जो है कम हो जाता है और कैश जो दूसरा एसेट है वो ज्यादा हो जाता है। एसेट पे तो इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, इफेक्ट ही नहीं आता, एक एसेट बढ़ता है दूसरा एसेट कम हो जाता है। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन की रीपेमेंट कर दी। लोन रीपेमेंट करने से कैश या कोई भी एसेट होगा कम हो जाएगा और लाइबिलिटी भी जो होगी आपकी वो भी कम हो जाएगी। देखो देखो इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन है, एसेट और लाइबिलिटी का क्या है, लोन लाइबिलिटी पे कर दी ना, लाइबिलिटी आपके लोन की थी, देखो एसेट कम हुआ, लाइबिलिटी भी कम हो गई, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो इसका आंसर है ए एंड डी, इसका ईटी का आंसर है ए एंड डी। Which of the following is correct? 81. Which of the following is correct? Credit entries decreases liabilities and increases assets. क्रेडिट एंट्रीज जो होती हैं वो लाइबिलिटीज कम करती हैं और एसेट्स बढ़ाती हैं। क्रेडिट एंट्रीज, क्रेडिट ये तो भाई फॉल्स है भाई। क्रेडिट एंट्री, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना हो, लाइबिलिटी को जब इंक्रीज करना हो, रिकॉर्ड करना हो, तब क्रेडिट करते हैं। ये पहली स्टेटमेंट तो मुझे पता चल गया फॉल्स है। डेबिट एंट्रीज इंक्रीजेस एसेट्स एंड डिक्रीजेस लाइबिलिटीज, यस दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है। जब इस तरह की बात आ जाएगी तो इसको आपने ट्रू फॉल्स का सवाल समझना है, इसको आपने ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन समझना है। और पहले एक स्टेटमेंट को देखना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, फिर दूसरी को देखना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। जब इस नतीजे पे पहुंच जाओ फिर ऑप्शंस पे जाना है और आपने चूज कर लेनी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पेमेंट टू सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब याद है आप लोगों को, बैंक ओवरड्राफ्ट होता था एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसे कहते थे बैंक ओवरड्राफ्ट।
पेमेंट टू सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, पेमेंट टू सप्लायर, यहाँ पे क्रेडिट सप्लायर की बात हो रही है। जब सप्लायर को पेमेंट कर देंगे तो ट्रेड पेबल्स क्या हो जाते हैं, ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाते हैं। अब क्रेडिट, बैंक में पैसे नहीं थे तो बैंक से आपने जो बैंक से क्रेडिट किया ना पेमेंट, ये आपने पेमेंट की है, ये तो आपने पेमेंट की है थ्रू ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपने ओवरड्राफ्ट के जरिए से पेमेंट की है, यानी कि आपने इससे बैंक से कर्जा लेके पेमेंट की है। तो यानी कि यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज है, जितनी भी पेमेंट की होगी बैंक से, इससे अब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। और ट्रेड पेबल्स की वजह, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड पेबल्स को 100 रुपीज पे किए, तो डेबिट हुए 100 और क्रेडिट भी हुए 100, तो लाइबिलिटी 100 से बढ़ी, और जहाँ ट्रेड पेबल को पे करने से लाइबिलिटी 100 से डेबिट यानी कि माइनस भी हो गई। तो पेमेंट टू सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट से क्या हो रहा है, लाइबिलिटीज अनचेंज रह रही है, टोटल लाइबिलिटी पे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। एक जिम्मेदारी दूसरी, एक बंदे को पैसे पे करने से दूसरे से लेके दे दिए, बैंक से लेके दे दिए, उधार पे कर दिए। तो डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ना जी ना, ये नहीं हो सकती। डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी नहीं। इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी नहीं भाई, एक लाइबिलिटी ज्यादा हो रही है दूसरी कम हो रही। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। डिक्रीज इन अ लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी कम हो रही है, ये ट्रेड पेबल वाली डिक्रीज हो रही है, एंड इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाली लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसका डी आंसर है 82। Which of the following is a business transaction? Bank set the limit of overdraft of ₹10 million. बैंक कह रहा है कि भाई आप 10 मिलियन से ज्यादा हमारे से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑब्टेन नहीं करते। ये कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है, ये तो एक सेटलमेंट है, काम से। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, यस, ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ये फॉल्स है। और ये ट्रू है, यस, जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक, ये आपका एक्सपेंस होता है, ये एक ट्रांजेक्शन है। तो हम कहेंगे ओनली टू इज करेक्ट। ये मजे के एमसीक्यू, मजा आता है ना करने में एमसीक्यूज। ड्राइंग्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, ड्राइंग्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, ये बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। ये बिजनेस एंटिटी ने बुनियाद रखी कि भाई ओनर और बिजनेस आपस में क्या है, अलग है, सेपरेट एंटिटी कह लो बिजनेस, इन्होंने अलग किया ना। फिर उन्होंने कहा कि बिजनेस से ओनर अगर कोई चीज ले जाएंगे तो ये ड्राइंग्स कहलाएंगी, ठीक है। तो ड्राइंग्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी। Businessman purchased a vehicle for his private use by drawing cash from the business. बिजनेसमैन ने अपने लिए व्हीकल परचेज की अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं ली, प्राइवेट यूज के लिए ली, प्राइवेट यूज के लिए ली, बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम बिजनेस। दिस ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। उसने अपने पर्सनल, ये भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचेस, मैचिंग कॉन्सेप्ट याद है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता था, मैच करते थे, मैच से तुम लोगों को याद आ जाना चाहिए, तुम लोगों को मैंने मछलियां मैच कराई थी, याद है। मैचेस इनकम्स विद एक्सपेंसेस, इनकम्स विद एक्सपेंसेस। Which of the following statement is correct? All revenues are incomes, but ओए होए होए, क्या 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 जुमला बोला उन्होंने, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल रेवेन्यूज आर इनकम बट ऑल इनकम्स आर नॉट रेवेन्यू। मैं आपको ना इसके लिए थोड़ी आसान कर देता हूँ बच्चों। इनकम की दो कैटेगरीज होती हैं, एक को कहते हैं रेवेन्यू, या जिसको आप सेल्स भी कहते हैं, और एक को कहते हैं आप अदर इनकम। तो पहला जुमला ठीक है, यस। कहते हैं ऑल रेवेन्यूज आर इनकम, ये जो जितना भी यहाँ पे रेवेन्यू होगा ये सारी की सारी क्या होगी, इनकम होगी। मगर तमाम इनकम्स रेवेन्यू नहीं होती, यस, सारी की सारी इनकम रेवेन्यू नहीं होती, कुछ इनकम्स अदर इनकम भी हो सकती है। तो ये वाले स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है। सेकेंड है जी हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस एज इट डिक्रीजेस द एसेट ऑफ बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट,
जो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये भी खर्चा है। उन्होंने कहा ये जो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये भी खर्चा है। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज कर देता है बिजनेस के एसेट्स को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स खर्चा है क्योंकि ये डिक्रीज कर देता है बिजनेस के एसेट्स को। ये कौन बताएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में बच्चों मेरी ना एक बात समझ लेना पहले, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है? जल्दबाजी जल्दबाजी, जल्दी का काम शैतान का। बिजनेस का प्रॉफिट कौन विड्रॉ कर सकता है? प्रॉफिट किसको बांटा जाता है? प्रॉफिट किसको बांटा जाता है? ओनर को। कमाल हो गई, तुम लोगों ने तो आधा जवाब दे दिया अपनी बात का खुद ही, मैं क्या करूँगा? भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किसको की जाती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की जाती है ओनर को। और ओनर को कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, कोई भी ओनर को बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम बिजनेस, इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको हेड ऑफ अकाउंटिंग के 6 हेड ऑफ अकाउंटिंग में से इसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। और जब भी ये काम होगा तो ड्राइंग्स क्या होंगी? रिकॉर्ड होंगी, यानी कि डेबिट होंगी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी प्रॉफिट में, ये किसी कैश की शक्ल में की जाएगी, एज्यूम कर लें तो किसी एसेट की शक्ल में की जाएगी। अगर हम कैश एज्यूम कर लें तो जो एसेट होगा वो हमारा कम हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो भाई वो कहते हैं कि एक्सपेंसेस में भी यही होता था, एक्सपेंस डेबिट एसेट कम होता था। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ओनर कोई चीज ले जाए ये भी एक्सपेंस है, क्योंकि इससे एसेट्स कम होते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट एन एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज अ ड्राइंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एक्सपेंस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमारी ड्राइंग्स होती हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट जो है बच्चों ये फॉल्स है। अब इसका आंसर बन जाएगा ए, ओनली वन इज करेक्ट। सॉरी सॉरी, भाई डी कैसे? डी कैसे? ए आंसर है इसका, ठीक है, ए आंसर है। चलो गुड। अच्छा आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 88 पे आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एसेट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एन एंटिटी। भाई ठीक है, एसेट की ये डेफिनेशन पड़ी है, ठीक है, इस हिसाब से तो ये मुझे ट्रू लग रही है। इक्विटी इज अ रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ कंपनी। रेजिडुअल का मतलब होता है रिमेनिंग। रेजिडुअल का मतलब होता है रिमेनिंग, बकाया, बकाया, बाकी, बाकी का इंटरेस्ट होता है इक्विटी कंपनी के एसेट्स में आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लाइबिलिटीज। यस, अगर एसेट्स में से माइनस कर दी जाए लाइबिलिटीज तो पीछे जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है वो तो इक्विटी का ही रहता है। तो ये दूसरी ऑप्शन भी क्या है? ट्रू है। तो अब इसका सी आंसर है, बोथ आर करेक्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, मसला परेशानी, तो मुझसे आप लोगों ने पूछ लेना अगर कोई स्टेटमेंट समझना है तो। 88 का डी आंसर। 89 है इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर। इसकी 4 ऑप्शन है, देख लो। इफ एसेट इंक्रीज इक्विटी इंक्रीज, अगर एसेट इंक्रीज हो तो इक्विटी इंक्रीज होती है। ये मुझे ठीक लग रही है ऑप्शन, ऐसे ही है। एसेट की क्रेडिट नेचर है और इक्विटी की भी क्या है? ओ भाई एसेट की डेबिट नेचर होती है, क्या हो गया? एसेट की डेबिट नेचर है, इक्विटी की क्रेडिट नेचर है। दोनों नेचर्स में आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो एसेट बढ़ेगा तो इक्विटी बढ़ेगा, देखने में ठीक लग रही है, ए ऑप्शन है। कहते हैं इक्विटी डिक्रीज्ड तो लाइबिलिटी मस्ट हैव इंक्रीज्ड। अगर ये जुमला ऐसे लिखा होता, इक्विटी, जब इक्विटी क्रेडिट होती है, अगर इक्विटी कम हुई है, इक्विटी अगर माइनस हुई है, तो इसका मतलब है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की भी नेचर क्रेडिट है, इनमें आपस में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर इक्विटी कम हो इसका मतलब है लाइबिलिटी ज्यादा हुई है। यहां तक तो बात ठीक थी।
मगर ये मस्ट ने काम खराब किया। अगर बस यहाँ पे इतनी बात लिखी हुई ना कि मस्ट ना लिखा होता, बस लिखा होता एक्विटी डिक्रीज हुई, लाइबिलिटी हैव इंक्रीज, फिर मैं इस ऑप्शन को ठीक मान लेता। मगर उसने कहा कि अगर एक्विटी इंक्रीज हुई तो इसका मतलब ये है 100% ये इम्कान है कि लाइबिलिटी ही बढ़ी होगी। तो ऐसा नहीं है, ये मस्ट से पता चलता है कि एक ही चांस है कि अगर एक्विटी कम हुई है इसका मतलब लाइबिलिटी ही बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक्विटी कम होने से कभी कभार आपके एसेट्स भी कम हो रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो, ड्राइंग्स हो गई। तो ड्राइंग्स की वजह से क्या होता है, ड्राइंग्स डेबिट होती हैं। ड्राइंग्स डेबिट होने की वजह से एक्विटी कम हुई है। और ड्राइंग्स अगर कैश में हुई है तो कैश कम हो गया, यानी कि क्रेडिट हुआ है, और इसकी वजह से एसेट भी कम हो गए। तो जरूरी नहीं है कि अगर इक्विटी कम हो रही है तो हर हाल में लाइबिलिटी ही बढ़ी होगी, ये भी हो सकता है इक्विटी कम हुई और लाइबिलिटी में कोई इम्पैक्ट ना हो और एसेट कम हो रहा हो। इस वजह से हम बी ऑप्शन को छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अगर इक्विटी कम हुई तो लाइबिलिटी मस्ट हैव इंक्रीज, तो मस्ट की वजह से ये ऑप्शन हम चूज नहीं कर पा रहे। प्रॉफिट इज व्हेन एसेट एक्सीड लाइबिलिटीज, नहीं भाई, प्रॉफिट ये बात गलत है। इसकी सही स्टेटमेंट ये है, याद रखना, प्रॉफिट इज व्हेन, कौन बताएगा, प्रॉफिट इज व्हेन इनकम एक्सीड लाइबिलिटी, एक्सीड एक्सपेंसेस। प्रॉफिट इज व्हेन इनकम एक्सीड एक्सपेंसेस, ये ऑप्शन, बात ठीक है। लॉस इज व्हेन लाइबिलिटी एक्सीड एसेट्स, नहीं है, ऐसा नहीं है। लॉस इज व्हेन, ये जुमला लिख लें, ये काम क्या है, लॉस इज व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड्स इनकम्स। लॉस तब होता है जब एक्सपेंसेस इनकम से एक्सीड कर दे। फिर है हमारे पास 90। As per accruals concept, revenues and expenses. As per accruals concept, revenues and expenses should be recognized when they are earned or incurred and not when cash or cash equivalent is received or paid. ठीक है, सही बात है, ट्रू है। Which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect? ये बड़ा ट्रिकी है, मगर इतना भी नहीं है कि मतलब आप कहें कि सर ये तो होना ही नहीं हमसे। मतलब आप लोगों ने जितनी अकाउंटिंग पढ़ ली है ना, तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। मैं समझाता हूँ आपको। उन्होंने कहा कौन सी चीज इनकरेक्ट है, इसका मतलब है तीन ऑप्शंस ठीक होंगी और एक गलत होगी। इसको बारी बारी देखते हैं। अगर प्रॉफिट में इंक्रीज आए, अगर प्रॉफिट में इंक्रीज आए तो इक्विटी में इंक्रीज आता है, ये बात ठीक है। अगर प्रॉफिट में डिक्रीज आए तो इक्विटी में डिक्रीज आता है, ये भी बात ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि इक्विटी इक्वल्स टू कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इक्विटी भी ज्यादा होगी, प्रॉफिट कम होगा तो इक्विटी भी कम होगी। तो सॉरी, मैंने क्रॉस कर दिया। ये दो बातें हमारी ठीक है, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो, प्रॉफिट इक्विटी इंक्रीज होती है, ये बात भी ठीक है। प्रॉफिट डिक्रीज हो, इक्विटी डिक्रीज होती है, ये बात भी ठीक है। अब आगे जाना पड़ेगा। अगर इक्विटी इंक्रीज हो, लाइबिलिटी पे हो सकता है कोई इम्पैक्ट ना हो और एसेट भी इंक्रीज हो रहा हो, तो ये बात मुझे ठीक लग रही है। ये तीनों बातें मुझे ठीक लग रही हैं कि इक्विटी इंक्रीज हो, लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट ना हो और एसेट भी इंक्रीज हो। क्यों? क्योंकि इक्विटी की नेचर क्रेडिट है, एसेट की नेचर डेबिट है। दोनों में आपस में क्या था, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। और इक्विटी इंक्रीज हो रही है तो हो सकता है लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट ना हो और एसेट भी इंक्रीज हो रहा हो। जैसे कि आप देखो, इसकी एग्जांपल मैं आपको लिख के देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कैश सेल्स है अगर, तो क्या होगा, सेल्स यानी कि इनकम भी रिकॉर्ड होगी, जिसका मतलब ये है कि इनकम बढ़ने से इक्विटी बढ़ती है। और
प्रॉफिट भी ऑब्वियसली ज्यादा आएगा क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा हो रही है, और आपके पास कैश भी आ गया जो आपके लिए एसेट है, वो भी आपके पास रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो ये सिचुएशन तो बिल्कुल ठीक लग रही है। इक्विटी कम हो सकता है प्रॉफिट पे, लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट ना हो और एसेट डिक्रीज हो रहे हो, यस ये भी हो सकता है। इक्विटी के नीचे क्रेडिट है, एसेट के नीचे डेबिट है, क्रेडिट और डेबिट में डायरेक्ट होता है, इक्विटी कम हो रही है, एसेट कम हो रहा है, ये भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल आप ड्राइंग्स याद रखो, नहीं भी याद रखनी तो कोई मसला नहीं, ऐसे ही समझ आ रही है, मगर मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए कह रहा हूँ। जैसे ड्राइंग्स होती हैं तो क्या होता है, ड्राइंग्स बढ़ जाती हैं, ड्राइंग्स जब ज्यादा होती हैं तो इक्विटी आपकी ओवरऑल कम होती है, मगर होता क्या है कि जो एसेट्स होते हैं वो भी आपके कम हो जाते हैं, और लाइबिलिटीज में कोई इम्पैक्ट नहीं आता ट्रांजेक्शन में अक्सर औकात। सी पे आते हैं, इक्विटी इंक्रीज होगी तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी और एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। यहाँ गड़बड़ लग रही है मुझे कोई, यहाँ मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इक्विटी की नेचर क्रेडिट है और लाइबिलिटी की नेचर भी क्रेडिट है। तो दो क्रेडिट नेचर की आइटम्स के अंदर बच्चों याद रखना, दो क्रेडिट नेचर की आइटम्स के अंदर क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इन दो आइटम्स में क्या होगा, इन वर्स रिलेशन होगा। तो अगर इक्विटी इंक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी अगर लिखा होता है डिक्रीज हो रही है, फिर तो ये बात ठीक थी, मगर इन्होंने लिखा हुआ है इक्विटी इंक्रीज होने की वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर ये बात गलत है। तो हमें अपनी वैसे ऑप्शन मिल चुके हैं, उन्होंने कहा कौन सी चीज इसमें से इनकरेक्ट है, तो आंसर हमारा सी बनता है। डी को भी चलो प्रैक्टिस के लिए चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट कम हो रहा है, इक्विटी कम हो रही है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो और एसेट पे कोई इम्पैक्ट ना हो, यस ये हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में आपस में डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए इक्विटी कम हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, यस पॉसिबिलिटी है, तो डी ऑप्शन भी ठीक थी। मगर सी ऑप्शन ठीक नहीं है, सही है, तो हमें अपनी ऑप्शन मिल गई सी। इन इस 91 एमसीक्यू में से किसी का कोई सवाल? 92 है जी, डिक्रीज इन एसेट्स माइट रिजल्ट इन, डिक्रीज इन एसेट माइट रिजल्ट इन, अगर एसेट को हमने कम किया तो हो सकता है, अगर एसेट्स में कमी आए तो हो सकता है, माइट रिजल्ट इन, डिक्रीज इन एसेट माइट रिजल्ट इन डिक्रीज इन लाइबिलिटी, यस मुमकिन है, मुमकिन है। डिक्रीज इन इक्विटी, ये भी मुमकिन है, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी में भी डायरेक्ट रिलेशन है, एसेट और इक्विटी में भी डायरेक्ट रिलेशन है। डिक्रीज इन एसेट माइट रिजल्ट इन इंक्रीज इन अनदर एसेट, यस, क्योंकि एसेट एसेट के अंदर इनवर्स होता है, अगर एक कम हो रहा है तो अगला बढ़ रहा होगा, सी भी ऑप्शन है। तो जब तीन सही नजर आ रही है तो हम क्या करेंगे, फिर हम डी ऑप्शन लगाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर की तीनों ऑप्शंस करेक्ट। Which of the following is correct with regards to decrease in owner's equity? कौन सी बात correct है with regards to decrease in owner's equity? Goods withdrawn by owner for personal use. Yes, owners equity में कमी आएगी जब goods withdraw होंगे personal use के लिए, क्योंकि आपकी ड्राइंग्स रिकॉर्ड होंगी, ड्राइंग ज्यादा होने से equity में कमी आती है। Expenses paid by the business. Yes, expense पे किया होगा, एक्सपेंस ज्यादा होगा जिसकी वजह से इक्विटी में कमी आएगी। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, दोनों ऑप्शंस ठीक है। इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन इक्विटी रिजल्ट्स इन डैश इन लाइबिलिटीज, एसेट्स में डिक्रीज आएगा, एसेट में इंक्रीज आएगा, तो यहाँ से एक से ही पता चल सकता है एसेट में इंक्रीज आएगा। एसेट और लाइबिलिटी दो डिफरेंट नेचर की आइटम्स हैं, एसेट में अगर इंक्रीज आएगा तो लाइबिलिटीज में भी क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, ऐसे ही पता चल सकता है। और इक्विटी की नेचर क्रेडिट है, लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, इन दोनों में आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो इक्विटी में अगर कमी आ रही है तो ऑब्वियसली लाइबिलिटीज में इंक्रीज ही आ रहा होगा, तो दोनों तरीकों से ए ऑप्शन बनती है इंक्रीज। Rent earned from the personal property of Mr. Sanitizer, owner of the business, is included as income in business statement of profit or loss. Rent earned from above statement is a violation of which of the following accounting concept?
रेंट कमाया पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर सैनिटाइजर पे, और इसको इनकम इन बिजनेस लिख दिया। ठीक है, यानी कि ओनर की, ये ओनर की पर्सनल इनकम थी, ओनर की पर्सनल इनकम थी, इसको हमने बिजनेस इनकम में बना दिया। हमने वॉयलेशन किया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ओनर और बिजनेस एक दूसरे से सेपरेट है, और बिजनेस में सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी, ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। ये जो रेंट अर्न किए ना मिस्टर सैनिटाइजर ने, ये ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन है। इसको अगर आपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर दिया तो आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वॉयलेशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड का मतलब होता है कि इसको हम शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे इन कॉस्ट ऑफ एसेट। यानी कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों इनको हम क्या बनाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को असल में कॉस्ट ऑफ एसेट का अंदर शामिल करते हैं ना, और उसके लिए एक वर्ड यूज होता था कैपिटलाइज करना। वो होते थे या तो आपने परचेज किया हो ऑफ नॉन करंट एसेट, या आपने क्या किया हो, इम्प्रूव किया हो नॉन करंट एसेट। रिपेयर ऑफ व्हीकल इंजन, अगर रिप्लेस कराते तो इम्प्रूव होता, ये नहीं है। फ्यूलिंग ऑफ व्हीकल, भाई ये कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन ऑयल, ये भी कोई आम तो, ये तो रोजमर्रा के खर्चे, ये भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स, यस ये इम्प्रूवमेंट है, ये इम्प्रूवमेंट है। इससे गाड़ी की एफिशिएंसी या आप लाइफ जो है उसकी ज्यादा हो सकती है। ठीक है भाई, टायर अच्छे डलवाने से आपके बहुत फर्क पड़ता है भाई। फ्यूल एवरेज बेहतर हो जाती है, बाकी सारी चीजें बेहतर हो जाती है, एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, गाड़ी की लाइफ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ टायर असल में इंप्रूवमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड, कौन सी चीज कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए, एसेट का पार्ट नहीं बनना चाहिए। रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन, अच्छा ये देखो यहाँ पर हमने बात की थी रिपेयर, रिपेयर को हमने एसेट का पार्ट नहीं बनाया क्योंकि रिपेयर को हम इम्प्रूवमेंट नहीं मानते। मगर जो रिप्लेसमेंट होती है ना, इसको हम इम्प्रूवमेंट मानते हैं। ये कैपेक्स है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको हम इम्प्रूवमेंट मानते हैं क्योंकि रिप्लेस हो गया, नया डल गया, इससे नई जान आ गई मशीनरी में। ठीक है, इंजन में नई जान आ गई, लाइफ यूजफुल लाइफ बढ़ जाएगी, इसलिए हम रिप्लेसमेंट को, रिपेयर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहते, बट रिप्लेसमेंट को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इन ऑफिस में टू इंक्रीज द कैरिंग कैपेसिटी, ये भी कैपेक्स है। हमने देखना है कौन सी चीज कैपिटलाइज नहीं होती, कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ प्लांट, कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ प्लांट, ये आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं हुआ, मगर एक बार याद रखना कि जैसे आपने नॉन करंट एसेट परचेज, जैसे आपको याद है आप जब गुड्स परचेज करते थे, गुड्स परचेज करते थे तो इसके ऊपर अगर आपने कोई कैरेज पे किया है तो वो परचेज में ही प्लस करते थे ना, परचेज एक्सपेंस में। इसी तरह अगर आपने नॉन करंट एसेट बाय किया है और आपने उसके ऊपर कोई कैरेज पे किया है, कोई किराया पे किया है, इसको भी नॉन, इसको नॉन करंट एसेट का पार्ट बना लेंगे क्योंकि ये नॉन करंट एसेट को एक्वायर करने के लिए आपने खर्चा किया, तो ये भी कैपेक्स है। कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस, कौन सी चीज कैपिटलाइज नहीं होगी, मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटलाइज नहीं होता, ये क्या होता है, ये एक्सपेंस्ड आउट होता है। ये आंसर है इसका। Which two of the following are the business transactions, कौन सी दो चीजें बिजनेस ट्रांजेक्शन है। A businessman purchased a vehicle for his private use, however vehicle is also used by him for coming to office। एक बिजनेसमैन है जिसने एक व्हीकल खरीदा अपने प्राइवेट यूज के लिए, बहरहाल वो इस व्हीकल को अपने ऑफिस में आने जाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सर्स लाइंग इन द ऑफिस वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फर्नीचर वर ओन्ड बाय वन ऑफ द पार्टनर्स एंड इट वाज नॉट इन यूज ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, बिजनेस ट्रांजेक्शन देखनी है। बी वाली तो बिल्कुल ही नहीं है, ए वाली में मुझे चलो थोड़ा डाउट है, आगे देखते हैं। क्योंकि वो बिजनेस का था ही नहीं, वो पार्टनर्स का था, वो ओनर का पर्सनल आइटम थी, बस बिजनेस में पड़ी हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ वन ऑफ द फर्म्स पार्टनर्स was paid from the business cash, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। क्यों बिजनेस ट्रांजेक्शन है, सुनो भाई, एंट्री होती है प्रॉपर, ड्राइंग्स डेबिट, बिजनेस इन्वॉल्व है इसके अंदर, ऑल्दो पार्टनर भी इन्वॉल्व है मगर बिजनेस भी इन्वॉल्व है ना, और कैश क्रेडिट। ठीक है,
तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो प्रोप्राइटर प्रोवाइड्स अ जनरेटर टू ऑफिस, प्रोप्राइटर ओनर को ही कहते हैं, उसने ऑफिस में जनरेटर प्रोवाइड किया। जनरेटर इज प्रेजेंटली नॉट इन द वर्किंग कंडीशन एंड वुड हैव टू बी रिपेयर बिफोर इट कैन यूज। ये जो है ना, ये जो जहां तक ये बात लिखी हुई है ऐसी कंफ्यूज करने के लिए, ये इररेलेवेंट गुफ्तगू है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इररेलेवेंट गुफ्तगू है, अक्सर एग्जामिनर ऐसे करता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। सिंपल सी बात है कि ये उसने क्या किया, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, सिंपल। जनरेटर डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया। सी और डी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, ए और बी बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने अपने प्राइवेट यूज के लिए मेजर यूज किया, प्राइवेट यूज। कभी कभी ऑफिस आया था, इससे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन थोड़ी बनती है, जब वो अपनी व्हीकल बिजनेस को दे देगा तब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो 98 का सी और डी आंसर है। 99 is the cost of waste basket. The cost of waste basket having an estimate useful life of 5 years is charged off as an expense. एक waste basket है, इसकी 5 year useful life है, मगर उसको आपने as an expense charge कर दिया upon purchase. This is an example of the application of a materiality concept. Yes, very good. हमने पढ़ा था मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में, हमने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जो आइटम्स इनसिग्निफिकेंट वैल्यू की होती हैं, जैसे वेस्ट बास्केट इनसिग्निफिकेंट वैल्यू की है, इनसिग्निफिकेंट आइटम्स की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, इसको कभी कभार हम नजरअंदाज कर देते हैं। वैसे तो इसको एसेट शो होना चाहिए था, क्योंकि एसेट की क्राइटेरिया, एसेट की डेफिनेशन भी उधरती है, मगर कभी कभार हम इनसिग्निफिकेंट आइटम्स की करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए हमने इसका आंसर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट रखा है। Prudence concept means that expenses and liabilities must not be understated. ये तो नहीं कहता, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज मस्ट नॉट बी ओवरस्टेटेड। तो ये वाली ऑप्शन क्या हो गई, फॉल्स। इनकम एंड एसेट्स मस्ट नॉट बी ओवरस्टेटेड, नहीं, वो कहता है इनकम, नहीं नहीं ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है, सॉरी गलत कर दिया मैंने। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब है एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज आपने अंडरस्टेट नहीं करनी, यस ट्रू। इनकम एंड एसेट्स मस्ट नॉट बी ओवरस्टेटेड, यस ट्रू, बोथ आर करेक्ट। Economic resource owned by the business to someone else, ओड बाय बिजनेस टू समवन एल्स, किसी दूसरे ने मानद के तौर पे रखवाया हुआ है। लाइबिलिटी एक ऐसा रिसोर्स जो बिजनेस ओ करता है दूसरे को, जिसको बिजनेस दूसरे की चीज है, वो लाइबिलिटी है। ओन्ड बाय, ये ओड बाय बिजनेस है, ओड में फर्क है। इकोनॉमिक रिसोर्स ओन्ड बाय बिजनेस, ये आपके लिए बच्चों एसेट होता है, जो ओड बाय बिजनेस है वो लाइबिलिटी है। व्हाट इज पोस्टिंग, ये याद रख लेना, ये याद रख लेना, जब आप जर्नल एंट्रीज को लेजर में रिकॉर्ड करते हो तो इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। बस याद रखना कि जब आप जर्नल एंट्रीज को लेजर में रिकॉर्ड करते हो तो इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। विच कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एसेट एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन बुक कीपिंग, बुक कीपिंग कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसको डी कर लो, बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट ही। चलो डुअलिटी कॉन्सेप्ट, वैसे बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट कहने, डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहने। Which two of the following are not included in cost of purchases, कौन सी दो आइटम्स कॉस्ट ऑफ परचेजेस में इंक्लूड नहीं की जाती। परचेज प्राइस तो की जाती है, कैरेज इनवर्ड भी किया जाता है, कैरेज आउटवर्ड नहीं किया जाता, और एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस नहीं किए जाते। ये दोनों क्योंकि आपके परचेज एक्सपेंस नहीं होते थे, ये दोनों जल्दी से बोल दो क्या होते थे, आपके अदर एक्सपेंसेस होते थे। Which of the following is true with reference to the trial balance, दो तीन दिन पहले ही हमारी इसके ऊपर बड़ी डिटेल से गुफ्तगू हुई है। कौन सी चीज ट्रायल बैलेंस के हवाले से ट्रू है। ट्रायल बैलेंस इज टेकन एज अ टेस्ट ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ये बात ठीक है। इट इज कंसीडर्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइन, ये बात भी ठीक है। इट प्रोवाइड्स कॉन्क्लूसिव एविडेंस दैट डबल एंट्री इज फ्री फ्रॉम मिस एरर्स, नहीं भाई, कॉन्क्लूसिव का मतलब होता था कंप्लीट, ये कंप्लीट एविडेंस नहीं देती कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था दो तरह के एरर्स होते हैं। एक वो एरर्स होते हैं जो डेबिट और क्रेडिट में गलत होते हैं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होते, और कभी एक बार एरर ऐसा होता है इसमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल रहते हैं, वो वाले एरर्स ट्रायल बैलेंस से हाईलाइट नहीं होते थे।
एरर ऑफ ओमिशन कॉज ट्रायल बैलेंस टू नॉट बैलेंस। एरर ऑफ ओमिशन याद है? एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे भी जीरो, क्रेडिट साइड पे भी जीरो। इससे क्या होता है, ये ट्रायल बैलेंस हाईलाइट नहीं करता, इससे ट्रायल बैलेंस पे नो इम्पैक्ट, ट्रायल बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो डी ऑप्शन भी गलत है, तो ए और बी सही है। अ डेबिट आइटम इन ट्रायल बैलेंस विल, ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट आइटम होती है वो क्या चीज होती है? वो होती है इंक्रीज लाइबिलिटी। नहीं, लाइबिलिटी जब डेबिट होती है तो, लाइबिलिटी जब डेबिट होती है तो वो कम हो रही होती है, तो ए ऑप्शन तो गलत। इंक्रीज एसेट कंसीडर किया जा सकता है, यहां तक सुनने में तो ठीक लग रही है। इंक्रीज इन इक्विटी, इंक्रीज इन इक्विटी, इंक्रीज इन इक्विटी, डेबिट आइटम इक्विटी इंक्रीज नहीं करता, डेबिट आइटम में से इक्विटी डिक्रीज होती है। ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं ना, देखो वो इक्विटी को कम करते हैं, तो सी ऑप्शन स्ट्रेट अवे गलत है। इसका शुरुआत ही गलत है तो आगे क्या पढ़ने की जरूरत है? इंक्रीज एन एसेट, इंक्रीज एन एसेट, ये बी और डी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, बी और डी में थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। इंक्रीज इन इक्विटी, ओए होए यहाँ से ये गलत हो गई, क्योंकि डेबिट आइटम का मतलब इक्विटी इंक्रीज नहीं होता है। डेबिट आइटम तो बी भी गलत बची, डी है, डी क्लिक कर टिक कर देते हैं, वैसे देख लेते हैं। डेबिट आइटम एसेट इंक्रीज करते हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज करती है, इक्विटी डिक्रीज होती है। यस, डी आंसर। Which of the following item will appear on the opposite side of the trial balance? ट्रायल बैलेंस की opposite side का मतलब ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। एक आइटम डेबिट पे आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स हैं क्रेडिट पे आ रही हैं, और ट्रेड रिसीवेबल जो है वो डेबिट पे आ रहे हैं। तो हम ये कहेंगे ये दो आइटम्स ऐसी हैं जो ऑपोजिट साइड पे अपीयर होती हैं, ये दो आइटम्स ऑपोजिट साइड पे अपीयर होती हैं। अच्छा, सेल है, उसके बाद ट्रेड पेबल आ गया, वो क्रेडिट साइड पे आएगा, तो हम ये कहेंगे कि सेल और ट्रेड पेबल जो है ये सेम साइड पे अपीयर होती हैं। ठीक है, ये मतलब है। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे जो आइटम होती हैं वो होती हैं जिनकी नेचर डिफरेंट होती है, नेचर इज डिफरेंट, जिनकी नेचर डिफरेंट होगी वो ट्रायल बैलेंस में ऑपोजिट साइड पे आएंगे। ये जुमला लिख लें, जिन एसेट्स की नेचर डिफरेंट होगी वो ट्रायल, ये कहीं नोट कर लो अपने पास, जिन एसेट्स की नेचर डिफरेंट होगी वो ऑपोजिट साइड पे आएंगे। और जिन एसेट की नेचर सेम होगी, जो जिन आइटम्स की नेचर सेम होगी वो सेम साइड पे आएंगे ट्रायल बैलेंस में। जिन, दोबारा सुन लो, जिन आइटम्स की नेचर डिफरेंट होगी, जिन आइटम्स की नेचर डिफरेंट होगी, नेचर का मतलब है एक डेबिट नेचर होती है, क्रेडिट नेचर होती है, तीसरी कोई नेचर नहीं होती। जिन आइटम्स की नेचर डिफरेंट होगी वो ऑपोजिट साइड पे आएंगे ट्रायल बैलेंस में, और जिन आइटम्स की नेचर सेम होगी वो सेम 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 से याद रखो, जिनकी नेचर डिफरेंट वो डिफरेंट साइड पे, जिनकी नेचर सेम वो सेम साइड पे ट्रायल बैलेंस में। कितना मुश्किल है। अब ऑपोजिट साइड यानी कि डिफरेंट साइड पे वो आइटम्स आएंगे जिनकी नेचर सेम नहीं होती, जिनकी नेचर, परचेज और ड्राइंग्स, इनकी नेचर तो सेम होती है, ये तो सेम साइड पे आएंगी। सेल एंड रिटर्न आउटवर्ड्स, अब आप पूछेंगे सर रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है? आउटवर्ड्स का मतलब है बाहर भेजना, रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। सेल्स की नेचर क्रेडिट, परचेज रिटर्न की नेचर क्रेडिट, ये भी ट्रायल बैलेंस में सेम साइड पे आएंगी, दोनों की नेचर सेम है। कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड दोनों एक्सपेंसेस हैं, ये भी ट्रायल बैलेंस में सेम साइड पे लिखे जाएंगे, दोनों की नेचर सेम है। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड रिटर्न आउटवर्ड्स, ट्रेड रिसीवेबल्स की नेचर होती है डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स की नेचर होती है डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स की नेचर होती है डेबिट। और रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स होते हैं परचेज रिटर्न, परचेज की नेचर डेबिट, परचेज रिटर्न की नेचर होती है क्रेडिट। ये डिफरेंट आ गई, डिफरेंट नेचर की आइटम्स आ गई, ये ऑपोजिट साइड पे लिखी जाएंगी। डी आंसर है जी। Which of the following items will appear on the same side of trial balance? जिनकी नेचर सेम होगी। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड बच्चों याद रखना, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न। कैपिटल की नेचर, कैपिटल की नेचर क्रेडिट की है, रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न की नेचर डेबिट की है।
दोनों तो डिफरेंट साइड पर आएंगे। अब हमें सेम साइड वाले अकाउंट्स चाहिए। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है। रिटर्न इनवर्ड की नेचर भी डेबिट होती है। तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल रिटर्न, ऊपर लिखा है अभी। तो इस सेल की नेचर क्रेडिट, सेल रिटर्न की नेचर डेबिट। तो ये सेम साइड पे आएंगे, तो बी आंसर है इसका। इफ क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट एक्सीड द डेबिट साइड, द रिजल्टिंग बैलेंस इज, क्रेडिट साइड एक्सीड कर जाए, डेबिट साइड कम बच जाए, तो जो बैलेंस आता है, इसको मैंने आपको सिखाया बच्चों, इसको क्रेडिट बैलेंस कहना है। जो अकाउंट की साइड एक्सीड कर जाए वो बैलेंस की नेचर होती है। Which of the following is taken as a test of arithmetical accuracy? Trial balance. Which of the following statement is correct? Trial balance ensures arithmetical accuracy. True. Error of omission has effect on trial balance. False. Error of omission से trial balance के इफेक्ट का मतलब है डेबिट क्रेडिट हिल जाएंगे, डेबिट नॉट इक्वल टू क्रेडिट। एरर ऑफ ओमिशन में तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, मैंने बहुत समझाया था, आपको याद है ना? मैंने कहा था डेबिट भी जीरो होता है, क्रेडिट भी जीरो होता है, इसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन, अगर आपने लेक्चर लिया। तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस के टोटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इस तो ये गलत है। ओनली वन इज करेक्ट। कितने रह गए हैं? थोड़े से रह गए, करना लें, खत्म कर लेते हैं इनको बस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ट्रायल बैलेंस इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। मुझे तो ठीक लग रही है बात, तुम लोगों को हो सकता है गलत लगे। ट्रू। ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी ट्रू। तो बोथ आर करेक्ट। Which of the following statement is correct regarding trial balance? Every credit balance represents income. False. वो कह रहे हैं एवरी, हर क्रेडिट बैलेंस का मतलब है इनकम ही है। और भाई ऐसा थोड़ी होता है, क्रेडिट बैलेंस कैपिटल भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी भी हो सकती है, इसलिए गलत है। अगर एवरी का वर्ड ना ना होता, अगर ये एवरी का वर्ड ना होता, तो मैं फॉल्स भी ना कहता, क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट इनकम, इतनी बात लिखी होती तो ये ट्रू थी। मगर उसने कहा हर क्रेडिट बैलेंस इनकम है, तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हुई है। ये बात सबको समझ आ रही है ना? ये ट्रिक समझ आ रहे हैं एग्जामिनर कैसे खेलेगा? रिटर्न इनवर्ड हैज अ डेबिट बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड का डेबिट बैलेंस है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल रिटर्न इनवर्ड, हमें सामान वापस आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सामान वापस आ रहा है। और भाई जो हमें सामान वापस आना है वो सेल किया होगा तो वापस आएगा ना, परचेज वाला सामान तो बाहर बेचते हैं। सेल रिटर्न, सेल की नेचर क्रेडिट, सेल रिटर्न की नेचर डेबिट। ट्रू, मिल गया आंसर, ठीक है। फिर भी ढूंढ लेते हैं। कैरेज आउटवर्ड हैज अ क्रेडिट बैलेंस। फॉल्स, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, एक्सपेंस की डेबिट बैलेंस होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट अपीयर्स ऑन अ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रायल बैलेंस में आता ही नहीं है। जितने सवाल किए मुझे उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ के दिखाओ ट्रायल बैलेंस में कहीं लिखा हो, ठीक है। तो ये बात भी गलत है, ठीक है। तो हमें बी ऑप्शन मिल गया जो हमारे पास सही आंसर है। डेबिट ऑलवेज मीन, डेबिट ऑलवेज मीन लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। डेबिट का मतलब हमेशा क्या होता है? लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, राइट साइड नहीं होता। इंक्रीज इन अकाउंट बैलेंस नहीं होता, क्योंकि डेबिट डेबिट इंक्रीजेस ओनली ड्राइंग्स एक्सपेंसेस एसेट्स, और डेबिट डिक्रीज भी तो करता है, डेबिट डिक्रीजेस कैपिटल लाइबिलिटीज इनकम। इसलिए ये नहीं कह सकते कि अगर डेबिट का मतलब है तो एक अकाउंट बैलेंस बढ़ ही रहे, क्योंकि अगर लाइबिलिटी के अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो वो लाइबिलिटी के बैलेंस को कम कर देता है। इसलिए सी ऑप्शन नहीं हो सकती, डी भी नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, डेबिट का हमेशा ये मतलब होगा कि अकाउंट की लेफ्ट साइड की बात हो रही है, ये है। व्हेन डेबिट balances are equal to credit balances in trial balance, that it means that अगर डेबिट बैलेंस इक्वल है क्रेडिट बैलेंस के ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब है अकाउंट बैलेंसेस आर करेक्ट, नो मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ये तो नहीं हो सकता, नो मिस्टेक्स वर मेड इन पोस्टिंग एंट्रीज टू द लेजर अकाउंट्स। ये सी ऑप्शन ठीक है इसकी, ठीक है।
कि आपने पोस्ट करते वक्त डेबिट और क्रेडिट का ख्याल रखा है, लिहाज रखा है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट पोस्ट करते वक्त, रिकॉर्ड करते वक्त एंट्रीज आपने गलती नहीं की। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक एमसीक्यू से, ये हम लोगों ने एमसीक्यू कर लिया और इसके साथ ही हमारा टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे। अब अगर किसी बच्चे का सवाल, अकाउंट बैलेंसेस एंड और करेक्ट, अच्छा एक सवाल आया 115 में, ए कैसे रॉन्ग है? भाई अकाउंट बैलेंसेस करेक्ट आएंगे, ये कैसी दलील है, ये कैसी दलील है? फॉर एग्जांपल, ये वो एग्जांपल देता हूँ, कैश सेल थी ₹100, आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया जनरल लेजर में, जनरल जर्नल में पहले आपने रिकॉर्ड किया कैश 100। अच्छा कैश नहीं बनाया आपने, इस कैश सेल को एरर ये किया, मैं एरर आपको ना रेड से लेके, ये देखो ट्रेड रिसीवेबल्स को आपने डेबिट कर लिया और आपने सेल को क्रेडिट कर लिया। अब ये एरर हो गया, ये एरर हो गया भाई। एक सेकंड सुनो रहमान, तुम ये बात समझो, बाद में मैं किसी दूसरा सवाल लेता हूँ। पहले ये समझो कि ए कैसे गलत है। ये एक एरर था, कैश से ₹100, या जनरल जर्नल में आपने ये एंट्री की, जनरल लेजर के अंदर आपने क्या किया, आपने ट्रेड रिसीवेबल लिखा, आपने सेल लिखा अकाउंट, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में आपने 100 लिखा, इसका बैलेंस कैरी डाउन आ गया 100, और सेल आपने यहाँ पे लिखी 100 और इसका बैलेंस कैरी डाउन भी क्या आ गया 100। अब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस में डेबिट पे लिखा हुआ है 100 ट्रेड रिसीवेबल, कैश आपने लिखा ही नहीं है, कैश 0 लिखा है, और क्रेडिट पे आपने सेल लिख ली कितनी 100। ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस करके, मगर मगर ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस करके, मगर आपने अकाउंट बैलेंस गलत निकाला। ये रिसीवेबल का जो 100 का बैलेंस है ना, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है बैलेंस, ठीक है। रिसीवेबल का बैलेंस 100 आता ही नहीं था, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस अगर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट बैलेंसेस ठीक होंगे सारे के सारे, ठीक है, इसलिए ए गलत है। नो मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, नहीं मिस्टेक तो हुई है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त मिस्टेक हुई भी है, तो इसे बी भी नहीं हो सकती। नो मिस्टेक वर मेड इन पोस्टिंग एंट्रीज, यस ये गलती नहीं की कि आपने रिसीवल भी 100 और 100 था, आपने यहाँ पे पोस्ट करते वक्त गलती नहीं की, ये बात पता चलता है इससे। रहमान क्लियर होगी बात? अच्छा अब इसके अलावा क्या सवाल है पाकीज़ा, आपका कोई सवाल है वो पूछ लें। सर मैंने आपसे ये पूछना है कि इंटरेस्ट इनकम कैसे हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती इंटरेस्ट इनकम ऐसे हो सकती है, वैसे होनी नहीं चाहिए किसी के, मगर अगर कोई ले रहा है तो वो अपने पैसे अगर बैंक में रखवा देता है तो बैंक उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट दे देता है, ऐसे हो सकती है। है? ओके सर। और ठीक है भाई, काफी है आज के लिए। चले ख्याल रखें आप अपना, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अच्छा कल नहीं, कल, कल फ्राइडे है ना, इंशाल्लाह आपको पता है रूटीन, हम इंशाल्लाह सैटरडे को अपनी कर लेंगे क्लास। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज।